हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है, कल लेक्चर नंबर 11 हो गया था। हाँ, लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है और क्लास को रेगुलर मेंटेन रखिए। रेगुलर आप लोग इसमें बने रहिए। कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स राइट करते रहिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको टॉपिक कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कई बार देखिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व। तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व में सबसे पहले आप जानिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये सबको पता है। तत्वों के घनीय क्रिस्टलों का घनत्व निकालना, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये आप लोग नोट कर लीजिए कहीं भी। और देखिए, एकक सेल का आयतन, बहुत कई दिनों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं आप लोग को। एकक सेल का आयतन बराबर ए क्यूब होता है। एकक सेल का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन और एकक सेल का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब यहां पे देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहां पे हम लिखेंगे नीचे, माना अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर m। माना अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर m ग्राम। इसको ग्राम कर दीजिए, यूनिट लिख दीजिए इसका। द्रव्यमान क्योंकि ग्राम में होता, भार होता है, तो ग्राम में लिखते हैं। तो माना अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर m ग्राम। अब देखिए, एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, तो इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। ग्राम में है तो ग्राम में कर दीजिए। अब देखिए, यहां पे एक परमाणु, माना n परमाणुओं का द्रव्यमान m ग्राम है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर m/n ग्राम हो गया। अब यहां पे देखिए, z परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, z परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, Zm/n। सॉरी, n ग्राम होगा। अब देखिए, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, z परमाणु का द्रव्यमान बराबर, z के साथ m का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई अपान n ग्राम में कर दिया। इसके बाद में एकक सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकक सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एकक सेल का द्रव्यमान, एकक सेल का द्रव्यमान देखिए, जेड परमाणु का द्रव्यमान, जेड मतलब सिंगल परमाणु, तो यहां पे देखिए एकक सेल का द्रव्यमान, तो एकक सेल का द्रव्यमान भी यही होगा, Zm/n ग्राम। अब यहां पे देखिए,
इसके बाद कह रहा कि घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निकाल लीजिए। देखिए घनत्व बराबर यहाँ पे देखिए क्या होगा, घनत्व बराबर हम लिखेंगे जेड एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब। ये क्यूब क्या है, कोर की लंबाई, यहाँ पे एक एक सेल का आयतन, सॉरी एक एक सेल का आयतन, ए क्यूब यहाँ पे क्या लिख दिया, एक एक सेल का आयतन। अब देखिए ये घनत्व बराबर हमको क्या मिल गया, जेड एम अपान एन ए क्यूब मिल गया। अब ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया घनत्व बराबर, ये हमने प्रूव कर लिया घनत्व के लिए। अब यहाँ पे जेड क्या है, देखिए एक एक को देख लेते हैं क्या है। जेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं जेड बराबर प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या। जेड क्या है, यहाँ पे प्रभावी परमाणु संख्या है। यहाँ पे दिख नहीं रहा आप लोग को, सो इरेज करते हैं और कहीं और लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जेड इजिकल टू प्रभावी परमाणु संख्या, और क्या है यहाँ पे यम क्या होगा, यम मीन्स यम बराबर आपका हो गया अणुभार, एम बराबर अणुभार हो गया। एन ए क्या होता है, एन ए मीन्स एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आप पुट कर लीजिए यहाँ पे 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। 11th में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद ए क्या है, कोर की लंबाई, कई दिनों से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ये क्या है यहाँ पे कोर की लंबाई है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, यानी ये फार्मूला जो है इस तरीके से आप देखिए कैसे बना लिया मैंने। घनत्व बराबर द्रव्यमान आयतन दिया ही था, एक एक सेल का आयतन ए क्यूब होता है। अब यहाँ मान लिया मैंने एन ए परमाणुओं का द्रव्यमान m ग्राम है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, m अपान एन ए ग्राम हो जाएगा। जेड परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, जेड एम अपान एन ए ग्राम हो गया। एक एक सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यही सेम होगा। अब देखिए घनत्व बराबर क्या हो गया, जेड एम एन ए क्यूब, ये आपका क्या हो गया, घनत्व हो गया। तो इस फार्मूले को आप हमेशा के लिए याद रखिए, घनत्व बराबर डी बराबर जेड एम अपान एन ए क्यूब। यहाँ पे डी मीन्स क्या है, डी मतलब हो गया घनत्व, यहाँ पे डी क्या है, घनत्व है। सो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है NaBCC व्यवस्था में क्रिस्टलीकृत होता है यदि इसकी कोर की लंबाई 3.8 एंगस्ट्रॉम है तो इसका घनत्व बताइए। अब इसका घनत्व बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने घनत्व के लिए फार्मूला आपको डिजाइन करवाया है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे BCC, इसमें कौन सी व्यवस्था में पूछ रहा है, BCC में। तो BCC में आप BCC व्यवस्था ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुके हैं। BCC में जेड की संख्या क्या आई थी, BCC में जेड परमाणुओं की संख्या क्या आई थी बेटा, जेड बराबर आया था 2। प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या थी BCC में, 2 थी। इसलिए यहां पे लिख देंगे BCC जेड इजिकल टू 2 होता है। अब A इजिकल टू क्या दिया है, यहां पे A इजिकल टू आपको दिया हुआ है 3.8 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए दिया हुआ आपको कोर की लंबाई, कोर की लंबाई क्या होती है, A होती है, तो A बराबर इतना दिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आपको पता होगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, यहां कोने में लिख लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम
बराबर कितने के होता है? 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर -8 सेमी। 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर -8 सेमी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं बराबर 3.8 इंटू 10 के पावर -8 सेमी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे Na जो कि अभी आपको हमने निकलवा के बताया है, Na बराबर क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होती है इसकी वैल्यू, ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या नोट करना है, यम भी निकालना होता है यहाँ अणुभार। तो यम में देखिए Na है तो Na का अणुभार कितना होता है, सोडियम का अणुभार होता है कितना 23 होता है, तो सोडियम का अणुभार कितना लिख देंगे यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब हम अपना फार्मूला यूज कर लेंगे। फार्मूला भी हमने क्या बताया था आपको, कोई बताएगा फार्मूला क्या बताएं अभी? हाँ, D बराबर ZM अपान Na⁴, ये अभी हमने फार्मूला आपको नोट डाउन करवाया था। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब इसको हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। वैल्यू को पुट करिए, देखिए क्या आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा D इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे Z की वैल्यू क्या है 2 है, अणुभार कितना है यम 23 है। अब नीचे अपॉन में जाएगा, Na की वैल्यू क्या है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 है। इसके बाद देखिए ए क्यूब की वैल्यू क्या है ये है, तो इसका भी हो जाएगा क्यूब। देखिए यहाँ पे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 3.8 10 के पावर 3.8 इंटू, साफ लिख लीजिए थोड़ा, 10 के पावर -8 सेमी। और इसका क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा क्यूब लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 23 अपान क्या आ जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23। इस वाले को देख लीजिए कैलकुलेट करके कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 54.87 आएगा इंटू, और ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -24 हो जाएगा, 10 के पावर -24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2 इंटू 2 3, अब देखिए यहाँ पे पावर कितना, ये ऊपर लेके जाएंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ एक जीरो यहाँ लगा लीजिए, यहाँ पे भी 23 हो जाएगा। ये 23 क्या हो जाएंगे, अब कैंसिल मार उठेंगे, आ जाएगा 6.023। और क्या बचेगा, इंटू बचेगा 54.87 बचेगा। इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसके कैलकुलेशन करने के बाद लिखेंगे क्या आएगा वैल्यू, तो देखते हैं। इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दूना 4, 460 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 330.31, ये आएगा कैलकुलेशन करने पे। और फिर इससे क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको। इसके बाद क्या करेंगे, इतने से इसको डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है 1.39 ग्राम प्रति सेमी आना चाहिए। सेमी क्यूब था, सॉरी सेमी क्यूब।
क्योंकि यहाँ ये क्यूब था ना, तो यहाँ पे सेमी क्यूब फॉर्मूला आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया, 1.39 ग्राम प्रति सेमी क्यूब आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं था, जो फार्मूला मैंने डिजाइन करवाया था आपको, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी सभी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है, और वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन कर दिया है, और इसका आंसर आपके सामने आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है कोई चीज़ें समझ में तो आप दोबारा से पूछिएगा। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब यहां पे देखेंगे हम त्रिज्य अनुपात, इसकी सहायता से यौगिकों की उपसह संयोजन संख्या तथा संरचना बनाई जा सकती है। मीन्स त्रिज्य अनुपात के नियम की सहायता से यौगिकों की उपसह संयोजन संख्या तथा उनकी संरचना बनाई जा सकती है, यह त्रिज्य अनुपात नियम कहलाता है। तो देखिए त्रिज्य अनुपात बराबर होता क्या है, त्रिज्य अनुपात बराबर त्रिज्य अनुपात बराबर क्या होता है, त्रिज्य अनुपात बराबर होता है धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, मीन्स आर और इज इक्वल टू धनायन, देखिए आर प्लस अपन आर नेगेटिव। तो देखिए दो प्रकार के हो, धनायन और ऋणायन, आर धनायन और ऋणायन, ये आपको मिल गया त्रिज्य अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको देखना त्रिज्य अनुपात के नियम में कि त्रिज्य अनुपात किसका कितना होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उसकी संरचना क्या बनती है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आगे। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने त्रिज्य अनुपात नोट कर दिया, यहाँ पे त्रिज्य अनुपात, कोऑर्डिनेशन नंबर और संरचना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लेस देन 0.155 अगर है त्रिज्य अनुपात तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जिनका होता है उनका संरचना कैसी होती है, रेखीय होती है। यहाँ पे भी देखिए दिया है, जिस तरीके से सारी संरचनाएं मैंने लिख दिया है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा वो क्या होगा, संरचना त्रिभुजीय होगा। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा चतुष्फलकीय होगा, और इसकी रेडियाई किसके बीच में होगी। यहाँ पे देखिए 0.414 लेस देन आर आर ग्रेटर देन 0.732 के बीच में अगर है तो क्या होगा, 6 नंबर आता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और 6 नंबर क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर गोलों की संख्या, जो गोलों की संख्या होती है, रिक्ति के बाहर जो गोलों की संख्या होती है, जिसके बीच में रिक्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो अष्टफलकीय में क्या होते हैं, 6 गोले होते हैं। अभी कल बताया था मैंने, 6 गोले होंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। चतुष्फलकीय कल मैंने पढ़ाया था, चतुष्फलकीय में कितने गोले होते हैं, 4 गोले होते हैं। 4 गोले होंगे तो क्या होगा, चतुष्फलकीय संरचना होगी, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे दिया, अगर आर आर है 1 तो ये 12 होगा। यहाँ पे संरचना कैसी बनेगी, HCP, CCP और FCC संरचना बनेगी। तो ये चार्ट आप नोट कर लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिज्य अनुपात में कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है और संरचना क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर और संरचना आपको याद रखना है, अनुपात भी याद रखना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो
एक आयनिक क्रिस्टल ए बी में ए प्लस की त्रिज्या 90 pm 90 पिकोमीटर तथा बी माइनस की त्रिज्या 181 pm है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर तथा संरचना बताइए। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में लग जाएगा ये। देखिए रेडियाई बराबर, अब देखिए यहाँ पे हमने भी बताया था आर आर बराबर क्या होता है, आर प्लस अपान आर नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे क्या करिए आप वैल्यू पुट कर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आपको दी हुई है। आर बराबर पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी है 90 pm दी है, नेगेटिव बी माइनस की क्या दी है 181 pm दिया हुआ है। दोनों का कैलकुलेशन करिए, डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.497 0.497। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने अनुपात आपको नोट कराया था, अनुपात ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपका 0.414 से लेकर के और 0.732 के बीच से। तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ रही वैल्यू, इसके बीच में आ रही, तो इसके बीच में आ रही। तो अब यहाँ से इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो कितने के बीच आ रहे थे, कोऑर्डिनेशन नंबर इतने के बीच में, क्या अभी मैंने लिखवाया है कोऑर्डिनेशन नंबर इतने के बीच में, अभी मैंने आपको लिखवाया है 6। और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो संरचना कैसी होती है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। आप लोग याद कर लीजिए। तो यहां पे देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है, पॉजिटिव मतलब आर प्लस, यहां पे देखिए आर प्लस की वैल्यू रख दिया, यहां पे आर नेगेटिव की वैल्यू रख दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब ये किसके बीच में आ रहा है, अभी मैंने रेडियाई आपको निकलवा दिया था, पहले ऑलरेडी चार्ट बनवा दिया था, तो उस रेडियाई से मिला लीजिए और यहाँ पे जो नंबर आया उसके अकॉर्डिंग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा और संरचना भी लिख लेंगे इजी वे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छे से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 2 बार 3 बार करिए प्रैक्टिस, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आएगा, लेकिन रेगुलर आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ संभव नहीं है। इसको करने के लिए आपको विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टल NaCl प्रकार का है, इसकी धनायन की त्रिज्या 90 pm दिया है, 90 पिकोमीटर। तो ऋणायन की न्यूनतम तथा अधिकतम त्रिज्या बताइए। मीन्स इसका एक क्रिस्टल जालक दिया, यहाँ क्रिस्टल जालक का नाम दे दिया गया है NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है जिसकी धनायन की त्रिज्या कितना 90 pm 90 पिकोमीटर है। तो ऋणायन की न्यूनतम तथा अधिकतम त्रिज्या बताए। अब ऋणायन की क्या बतानी है आपको, अधिकतम और न्यूनतम त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पे देखिए NaCl जो होता है, NaCl में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। NaCl के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, NaCl में 6 होता है। इसकी रेडियाई कितने के बीच में होती है, 0.414 से लेकर के अभी मैंने बताया आपको 0.732 के बीच में होगी। अब देखिए यहां से हमको निकालना क्या है, रेडियाई। तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया था आपको, आर आर बराबर आर पॉजिटिव अपान आर नेगेटिव, ये फार्मूला बताया था अभी मैंने। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे पहले इसको रख लीजिए 0.414 बराबर आर प्लस की वैल्यू कितनी दी है त्रिज्या की 90 पिकोमीटर दिया है। नीचे क्या हो जाएगा, आर नेगेटिव के लिए निकाल देंगे नीचे। अब आर नेगेटिव बराबर आर नेगेटिव यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से
आर नेगेटिव क्या हो जाएगा 90 पिकोमीटर अपान 414 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करिए देखिए कितना आती है वैल्यू। इसको डिवाइड कीजिए 217.39 pm आएगा। अब देखिए आपका किसका निकल गया, ये एक वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू अब पुट कर लेंगे। तो ये वैल्यू पुट करिए देखिए क्या आती है, देखिए 0.732 इजकल टू यहाँ पे भी क्या आएगी 90 pm अपान रेडियाई नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे देखिए आर नेगेटिव बराबर क्या हो जाएगा 90/0.732 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही अपनी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, देखिए क्या आ रही है, कैलकुलेशन कीजिए 122.95 ये आ रही pm पिकोमीटर। अब देखिए यहाँ पे दोनों में मिलाइए कौन सा अधिक है कौन सा ज़्यादा है, जो अधिक होगा वो अधिकतम होगा, जो कम होगा वो न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे देखिए 217.39 है और ये कितना है 122.95 है, तो अधिक कौन है इसमें, ये है। तो इसकी अधिकतम त्रिज्या क्या, किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि ये अधिक है, अधिकतम लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए न्यूनतम, न्यूनतम लिख दीजिए। ये हो गया, आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अभी भी कोई दिक्कत है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अगला क्लास फिर लेंगे इसके बाद। और अभी आप इतने का प्रैक्टिस कीजिए आज के लिए, और काफ़ी कुछ आपको सीखना बाकी है अभी इस चैप्टर में। सो आप लोग लगे रहिए, कापी पेन लेके घर पे पढ़िए। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आजकल कहीं आने जाने के लायक बचा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं कोरोना से, और लोग ज़्यादा मात्रा में आजकल कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सो आप लोग घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कहीं से अगर कोई दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको बिल्कुल मदद करेंगे। और यह चैनल आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल फ्री चैनल है, आप बिल्कुल पढ़िए, मस्त होके पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।